हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। और आज हम शुरू करने वाले हैं अपना मनी एंड बैंकिंग। मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मनी का कंप्लीट पोर्शन। तो बेटा वन शॉट में मनी को कंप्लीट करने वाले हैं। कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ, बहुत मजा आने वाला है। शानदार तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं इस टॉपिक को। चलिए बेटा शुरू करते हैं। शुरू करते हैं बार्टर सिस्टम से। ये बार्टर सिस्टम क्या होता है बेटा? जब मनी नहीं थी ना, जब पैसा नहीं था ना, तो उस टाइम पे सामान को एक्सचेंज किया जाता था। अब कैसे एक्सचेंज किया जाता? सामान के बदले में सामान, ठीक है, गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। उस सिस्टम को बोलते थे हम बार्टर सिस्टम। जैसे आप एक फार्मर हो और आपने राइस प्रोड्यूस किया है, आपको चाहिए कपड़े, भाई कपड़े तो चाहिए ना पहनने के लिए, आपको अपनी फैमिली के लिए अपने लिए कपड़े चाहिए। तो आप एक ऐसा इंसान ढूंढोगे जो कपड़े बनाता है, ठीक है, जिसके पास क्लोथ है और उसको राइस चाहिए। तो आप क्या करोगे? राइस के बदले में उससे कपड़े ले लोगे और उसको राइस मिल जाएंगे। सिंपल सी बात, दोनों की नीड सेटिस्फाई हो गई। तो इस तरीके से पहले कॉमोडिटी के बदले में कॉमोडिटी को एक्सचेंज किया जाता था। उस सिस्टम को बोलते थे हम बार्टर सिस्टम। बट इस सिस्टम की बहुत सारी कमियां थी, जिसकी वजह से मनी का इवोल्यूशन हुआ, मनी जो है एग्जिस्टेंस में आई। ठीक है बेटा, चलिए। तो इसकी इकोनॉमी को सीसी इकोनॉमी बोलते हैं कि यहां पर कॉमोडिटी के बदले में कॉमोडिटी को एक्सचेंज किया जाता है। सिंपल, ठीक है बेटा। अच्छा, तो बार्टर सिस्टम की कौन कौन सी कमियां थी जिसकी वजह से मनी को एग्जिस्टेंस में आना पड़ा? पहली कमी तो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। क्या मतलब इसका? मैंने आपको बताया कि भैया आपके पास राइस है, आपको कपड़ा चाहिए, ठीक है। आप एक ऐसा इंसान ढूंढोगे जिसको राइस चाहिए, जिसके पास कपड़ा है, तभी तो आप एक्सचेंज कर पाओगे। क्या आपको लगता है ये इतना आसान टास्क है, ऐसा इंसान ढूंढना जिसको राइस की जरूरत है, उसके पास कपड़े हैं? नहीं ना। मतलब जो सामान मुझे चाहिए वो उसके पास है, जो उसको चाहिए वो मेरे पास है। ऐसा इंसान ढूंढना बहुत मुश्किल काम था, राइट। इसी डिफिकल्टी की वजह से मनी का इवोल्यूशन हुआ। समझ में आ गया? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, सिंपल सा मतलब है कि भैया at a point of time two individuals are in possession of such goods which they are willing to exchange for satisfaction of their want। भैया एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों के पास वो चीज है जो एक दूसरे को चाहिए। वाह, बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। इसी वजह से मनी का इवोल्यूशन हुआ। अगला आया हमारे पास लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। समझो इस चीज को। मैंने आपसे बोला आपकी कार की वैल्यू कितनी है, आपने बोला भैया 5 लाख रुपए की मेरी कार है, ठीक है ना, अज्यूम कर लिया। तो आपको पता है आपकी कार की वैल्यू कितनी है? 5 लाख रुपए। बट बार्टर सिस्टम में आप कैसे बताओगे कि भैया आपके पास जो राइस है उसकी वैल्यू कितनी है? कि भैया कितने राइस आप एक्सचेंज करोगे कपड़े के बदले में? एक जोड़ी कपड़े के बदले में कितने राइस एक्सचेंज करोगे? क्या कोई कॉमन यूनिट है जिससे आप मेजर कर सको कि भैया एक एक जोड़ी कपड़े के बदले में 10 किलो राइस? नहीं है ना। ये तो सबकी नेगोशिएशन पावर पे डिपेंड करता है। जिसने जितना नेगोशिएट कर लिया उसका उतना फायदा हो गया, जिसने नेगोशिएट नहीं किया उसका नुकसान हो गया। अरे बात समझ में? तो कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं थी, ठीक है, जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि भैया कितना कॉमोडिटी के बदले में कितनी कॉमोडिटी को एक्सचेंज किया जाए, ठीक है। अगला डिफिकल्टी इन द फ्यूचर पेमेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। भैया फ्यूचर पेमेंट करना बड़ा मुश्किल था। एग्जाम्पल समझो, मैंने बोला कि मैंने एक एम्प्लॉय को हायर किया, ठीक है, मैं उसको हर महीने 10,000 रुपए दे रहा हूँ, ठीक है। वो एक महीने काम करेगा, मैं उसको मंथ के एंड में 10,000 रुपए पे कर दूंगा, ठीक है। तो ये फ्यूचर पेमेंट हो गई मेरी, हो गई। तो मनी में तो बड़ा आसान है कि भाई महीने के एंड पे मैं उसको 10,000 रुपए कर दूंगा। बट बार्टर सिस्टम में कैसे पे करोगे आप? एक पर्सन ने आपके लिए काम किया, ठीक है, आपको आने वाले टाइम में उसको पे करना है। अब बार्टर सिस्टम में क्या पे करोगे आप उसे? कितना पे करोगे आप उसे? कैसे डिसाइड किया जाएगा? मुश्किल है, हाँ या नहीं? तो यही कमी है हमारी किसकी? फ्यूचर पेमेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट की। आई बात समझ में कि भैया कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट और फ्यूचर पेमेंट जो है वो बहुत डिफिकल्ट है बार्टर सिस्टम में, ठीक है। इसी वजह से हमारी जो है मनी का इवोल्यूशन हुआ। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट? ये सिंपल सी बात है। आप कैसे डिसाइड करोगे कि भैया उसे कितनी टेबल दूं, चेयर दूं, राइस दूं, वीट दूं, कितनी उसको दवाइयां दूं, चॉकलेट्स दूं उसे काम के बदले में? डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है ना, ठीक है। अगला डिफिकल्ट ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। भाई पैसा है, पैसा तो आप स्टोर करके रखते हो ना, बैंक में रखा हुआ है, कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, बड़ा आसान है। और ट्रांसफर करना कितना आसान है पैसे को? एक क्लिक पे आप जहां मर्जी पैसा ट्रांसफर करते हो नहीं करते? बट क्या बार्टर सिस्टम में इतना आसान था? बार्टर सिस्टम में चीजों को स्टोर करना केवल गुड्स की फॉर्म में ही पॉसिबल था, वो भी वो गुड्स जो खराब नहीं होती।
आपको पता है कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ेगा कुछ ना कुछ गुड्स पे। आपके पास जो भी स्टॉक है, अगर पेरिशेबल स्टॉक है मतलब जल्दी खत्म होने वाला है, तो आप उसे तो स्टोर कर ही नहीं सकते, आपको तो एक्सचेंज करना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, ड्यूरेबल है, लंबे टाइम चलेगा, ठीक है। अगर आप उसे स्टोर भी कर रहे हो तो उसकी कुछ ना कुछ तो लागत आएगी, कुछ ना कुछ तो कॉस्ट आएगी उसको स्टोर करने की भी, और ऊपर से चोरी का डर, खराब होने का डर, नेचुरल डिजास्टर का डर, तो बड़ी परेशानी है। तो स्टोर करना बड़ा मुश्किल था। और अगर आप ट्रांसफर करने की बात करो तो एक जगह से दूसरी जगह तक किसी भी सामान को ट्रांसफर करना कितना मुश्किल था। आपके पास जो है हाथी है, ठीक है, आपको दूर तक पहुंचाना है, किसी ऐसे पर्सन से एक्सचेंज करना है जिसके पास घोड़ा है और घोड़े बहुत दूर है, तो अब यहाँ से वहां तक एक्सचेंज करना कितना मुश्किल था। आ रही बात समझ में? ठीक है, ट्रांसफर करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, क्योंकि भैया ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आएगी, सिंपल सी बात है। हाँ, इजी, समझ में आया? तो ये सारी हमारी कमी थी किसकी भैया? बार्टर सिस्टम की, ठीक है, जिसकी वजह से आया हमारा मनी। ठीक है बेटा, मनी जो है हमारी इवॉल्व हुई, ठीक है। तो ऑरिजिन ऑफ मनी इज रिलेटेड टू द नीड टू फैसिलिटेट एक्सचेंज, सिंपल सी बात है, एक्सचेंज करने के लिए ही तो मनी का इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। देयरफॉर मनी इज जनरली डिफाइंड एज अ थिंग दैट इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो हम यहाँ से मनी को डिफाइन करते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जिसको एक्सेप्ट किया जाता है एक्सचेंज करने के लिए, उसे कहते हैं क्या? मनी, ठीक है। तो क्या हो गया? एनीथिंग दैट इज एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सिंपल सी बात है। कोई भी एक ऐसी चीज, कोई भी एक ऐसी कॉमन चीज जिसका आप यूज कर रहे हो चीजों को लेने देने के लिए, ठीक है बेटा। चलिए डेफिनेशन की बात करें तो मनी इज व्हाट मनी डज, सिंपल सी बात है, ठीक है। मनी वही है जो मनी करती है, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज अ इंस्ट्रूमेंट, क्या है बेटा? ये एक इंस्ट्रूमेंट है दैट सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वही बात दोबारा हो गई, ठीक है, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम आएगा, जिसमें आप वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आप किसी भी चीज की वैल्यू को मेजर कर सकते हो और स्टैंडर्ड और डेफर्ड पेमेंट भी कर सकते हो। देख रहे हो आप, वहां जो कमियां थी वो यहाँ पे दूर हो गई। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया, वहां पे स्टोर करना मुश्किल था, यहाँ पे स्टोर कर सकते हो आप किसकी फॉर्म में? मनी की फॉर्म में, किसी भी वैल्यू को, ठीक है। वहां पे कॉमन यूनिट नहीं थी, यहाँ पे कॉमन यूनिट है। वहां पे कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट नहीं थी, यहाँ पे स्टैंडर्ड है डेफर्ड पेमेंट के लिए। आगे बस समझ में? तो दैट इज आवर मनी इज। तो बहुत अच्छी डेफिनेशन है, एक बार में याद कर लो। तो मनी की डेफिनेशन क्या है? एनी इंस्ट्रूमेंट दैट सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये तो आपकी छोटी डेफिनेशन हो गई, आपको थोड़ा सा लेंथी करना है तो आप सारे पॉइंट बताओगे इसके। मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है, स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह काम करता है, मीजर ऑफ वैल्यू की तरह काम करता है, और स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट भी आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है बेटा। चलिए अब बेसिक फंक्शंस क्या है मनी के? पहला, मनी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है, मैंने आपको बताया, ठीक है। दूसरा, ये स्टोरेज ऑफ वैल्यू, ठीक है ना, आप अपनी सेविंग कर सकते हो किसकी फॉर्म में? मनी की फॉर्म में, वही पॉइंट दोबारा आ गया, ठीक है। मीजर ऑफ वैल्यू है, ठीक है, किसी भी गुड्स और सर्विस की आप वैल्यू मेजर कर सकते हो कि इसकी इतनी कीमत है, ठीक है। चलिए, ये स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट है, क्या मतलब? फ्यूचर पेमेंट कर सकते हो आप इससे, ठीक है ना। फ्यूचर पेमेंट्स पॉसिबल है किसकी वजह से भैया? मनी की वजह से, ठीक है। आपने एक एग्रीमेंट बनाया, उसमें आपने नोटिस कर दिया कि भैया मैं तेरे को महीने के बाद कितने दूंगा? 10,000 रुपए दूंगा तेरी सर्विस के बदले में। तो यहाँ पे आप मीजर कर सकते हो ना, फ्यूचर पेमेंट कर सकते हो, ठीक है, और इजिली आप ट्रांसफर भी कर सकते हो, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया? तो वही हमारे सारे के सारे क्या बन गए? फंक्शंस बन गए किसके? मनी के। चलिए बेटा, अब आता है हमारे पास डिफरेंट फॉर्म ऑफ मनी। मनी के ना अलग अलग फॉर्म्स है जो आपको पढ़नी है। पहले फेट और फिड्यूशरी मनी, और दूसरी फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी। पहले एक बार समझ लो फिर आगे रीड करेंगे, ठीक है। तो पहले बात करते हैं फेट और फिड्यूशरी मनी की, ठीक है बेटा। तो फेट मनी वो मनी होती है बेटा जो इश्यू होती है गवर्नमेंट की ऑथराइजेशन से। क्या बोला मैंने? वो मनी जो गवर्नमेंट की ऑथराइजेशन से इश्यू होती है उसको बोलते हैं फेट मनी। फिड्यूशरी मनी क्या होती है बेटा? जो म्यूचुअल ट्रस्ट से, जो पार्टीज को एक दूसरे पे विश्वास है, उसकी वजह से जो मनी क्रिएट होगी उसको बोलते हैं क्या? फिड्यूशरी मनी। आई बात समझ में? चलो एक बार पहले फेट और फिड्यूशरी पढ़ते हैं, फिर आएंगे फुल बॉडीड और क्रेडिट पे, ठीक है बेटा। मैंने सिंपल करा आपके लिए। तो फेट मनी क्या है? फेट मनी रेफर्स टू दैट मनी विच इज इश्यूड बाय द ऑर्डर या अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर हो गया भैया? गवर्नमेंट की अथॉरिटी से जो भी करेंसी इश्यू होगी उसे बोलेंगे हम क्या? फेट मनी। आगे बस समझ में? इसमें क्या आता है बेटा? नोट्स, कॉइन्स, ठीक है ना, विद द पीपल इन अ कंट्री आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। भाई सिंपल सी बात है, अगर आपको इंडिया में रहना है तो आपको रुपीज को मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने ऑथराइज्ड है, ठीक है। आप सब चीजें उसी में एक्सचेंज करोगे, इजी। चलिए अब बात करते हैं फिड्यूशरी मनी की, ठीक है। ये वो मनी होती है जिसको आप एक्सेप्ट करते हो एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई।
भैया पेयर और पे के बीच में जो विश्वास है उसकी वजह से आपने उस पर्टिकुलर मीडियम को, उस पर्टिकुलर थिंग को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। एग्जांपल समझो, जो चेक्स होते हैं ना बेटा, वो फिड्यूशरी मनी होती है, ठीक है ना। आप किसी से चेक तभी लेते हो जब आपको उस पर विश्वास होता है, हाँ या नहीं। सिंपल सी बात है, अगर चेक बाउंस हो गया, वो बंदा भाग गया, वो दिवालिया निकल गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो क्या करोगे? कुछ नहीं मिलेगा आपको। विश्वास है तभी तो ले रहे हो ना। समझ में आ गई बात? तो जो गवर्नमेंट की अथोराइजेशन से इश्यू होती है वो होती है फेट मनी, और जो म्यूचुअल ट्रस्ट से होती है वो होती है फिड्यूशरी मनी। क्लियर हो गया बेटा? चलो अब बात करते हैं फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी की। ध्यान से समझना इस बात को। कोई भी जो करेंसी, ठीक है, बनती है, ठीक है, उसको बनने में कुछ ना कुछ कॉस्ट आती है, उसको बोलते हैं उसकी कॉमोडिटी वैल्यू। आया नहीं कि भैया 1 रुपए का सिक्का बन रहा है, तो उस सिक्के को बनने में कितनी लागत आएगी, कितनी कॉस्ट आएगी, उसको बोलते हैं कॉमोडिटी वैल्यू। और दूसरा होता है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या होता है बेटा? कि भैया वो पर्टिकुलर करेंसी मार्केट में किस रेट पर, मतलब कितने रुपए में चलेगी। सिंपल सी बात, उसकी वैल्यू क्या है मार्केट में, ठीक है। क्लियर? तो समझो, फुल बॉडीड मनी में क्या होता है, कॉमोडिटी वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों बराबर होती है। बट क्रेडिट मनी में क्या होता है, कॉमोडिटी वैल्यू जो होती है वो कम होती है, किससे? मार्केट वैल्यू से। अब जरा एग्जांपल से समझो, ठीक है। अब इंडिया में अगर हम बात करें ना, तो 1 रुपए का जो हमारा कॉइन होता है ना, वो किससे बनता है बेटा? सिल्वर से बनता है। किससे बनता है? सिल्वर से बनता है। तो जो कॉमोडिटी वैल्यू है ना कॉइन की, वो उसकी मनी की वैल्यू के बराबर है। अगर आप उस 1 रुपए के कॉइन को लेकर सेल करने जाओगे किसी भी सुनार की दुकान पे, तो वहां पर वो आपको उसकी वैल्यू बताएगा 1 रुपए, क्योंकि उस कॉमोडिटी की वैल्यू ही कितनी है? 1 रुपए। क्योंकि उसकी जो गुड्स जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है उसको बनाने के लिए, उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी है? 1 रुपए ही है। मतलब 1 रुपए का जो सिक्का है, ठीक है, उसकी लागत भी कितनी है? 1 रुपए ही है। अरे बस समझ में? तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू और कॉमोडिटी वैल्यू दोनों सेम है। बट एट द सेम टाइम अगर मैं आपको बताता हूँ कि भैया 500 रुपीज का जो आपका नोट होता है, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू मेरे ख्याल से 2 रुपीज 34 पैसे है। मैं एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं पता। उसको बनाने में, मतलब 500 रुपए के नोट को बनाने में कितने रुपए लगते हैं भाई? 2 रुपए 34 पैसे। 2 रुपीज 34 पैसे, ठीक है। तो क्या ये मार्केट में 2 रुपीज 34 पैसे चलता है? नहीं, मार्केट में इसकी वैल्यू कितनी होती है भैया? 500 रुपीज। तो यहाँ पर जो मार्केट वैल्यू है वो उसकी कॉमोडिटी वैल्यू से क्या है? बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जब मार्केट वैल्यू कॉमोडिटी वैल्यू ज्यादा होगी, उसको बोलेंगे हम क्या? क्रेडिट मनी। आगे बात समझ में? आसान है। अगर कॉमोडिटी वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों सेम है तो फुल बॉडीड मनी। अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा है कॉमोडिटी वैल्यू से, तो उसको बोलेंगे क्या? क्रेडिट मनी। चलिए अब आता है हमारे पास सप्लाई ऑफ मनी। बेटा सप्लाई जो है ना, सप्लाई ऑफ मनी जो है स्टॉक कंसेप्ट है। क्या मतलब होता है इसका? टोटल स्टॉक ऑफ मनी ऑफ ऑल टाइप हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक कंट्री में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उनके पास जितना भी स्टॉक है, किसका? मनी का, उसको बोलते हैं हम क्या? सप्लाई ऑफ मनी। समझ में आ गई बात बेटा? अच्छा, ध्यान रखना इसमें वो स्टॉक जो गवर्नमेंट के पास है मनी का, उसे इंक्लूड नहीं करेंगे, और जो बैंकिंग सिस्टम के पास है उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं? हमारे सप्लायर होते हैं। किसके? मनी के। आई बात समझ में? क्लियर? बहुत बढ़िया। अब मेजर कैसे करते हैं बेटा मनी सप्लाई को? इसको मेजर करने के लिए ना बेटा 4 तरीके हैं, जो पॉपुलरली M1, M2, M3 और M4 के नाम से जाने जाते हैं। आपके सिलेबस में केवल M1 है, तो आप केवल M1 पे ही फोकस करो, ठीक है बेटा। चलिए, तो जो M1 होता है वो होता क्या है? M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। क्या बोला मैंने? M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। C फॉर करेंसी, D फॉर डिमांड डिपॉजिट, OD फॉर अदर डिपॉजिट्स। ठीक है, चलो एक एक करके इनको डिटेल में समझते हैं। जब हम बात करते हैं सी की, तो सी का मतलब होता है वो करेंसी जो पब्लिक के पास है, इसमें कॉइन्स और पेपर नोट्स दोनों ही आते हैं। ठीक है, सी क्लियर हो गया? करेंसी किसके पास? पब्लिक के पास। क्लियर? चलो अब आता है हमारे पास डीडी। डीडी का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट। ये वो डिपॉजिट होते हैं जो लोगों ने कॉमर्शियल बैंक के पास अपना पैसा डिपॉजिट करा है, जिसे वो कभी भी निकाल सकते हैं ऑन देयर डिमांड। अपना चेक इशू करके या किसी भी मोड से उस पैसे को वो निकाल सकते हैं जब भी उनको जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए इसको डिमांड डिपॉजिट बोला जाता है। तो पब्लिक का पैसा किसके पास? कॉमर्शियल बैंक के पास, वो भी कौन सा? डिमांड डिपॉजिट। ठीक है,
तो डीडी हो गया। क्लियर? आई बात समझ में? इनको हम चेकेबल डिपॉजिट भी बोलते हैं, क्योंकि जब मर्जी हम इससे विड्रॉ कर सकते हैं और ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी डिमांड पे। चलिए अब आता है ओडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओडी के अंदर ना 3 चीजें इंक्लूड करनी है और 2 चीजें कभी भी इंक्लूड नहीं करनी, ध्यान रखना। चलो तो क्या इंक्लूड करना है पहले वो देखते हैं। डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक नाबार्ड। जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे नाबार्ड हो गया, नाबार्ड पता है आपको क्या होता है? ये एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है जो रीजनल रूरल बैंक के ऊपर कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। भैया हर गांव में कुछ बैंक्स बनाए गए हैं जो फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, उनकी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं उनको बहुत सारी, ठीक है। तो उन सभी बैंक के ऊपर सुपरवाइज करने के लिए एक बैंक बनाया गया, उसे बोलते हैं नाबार्ड, ठीक है। तो नाबार्ड का जो पैसा है किसके पास? आरबीआई के पास। आरबीआई क्या है? हमारा सेंट्रल बैंक। तो नाबार्ड का जो पैसा है किसके पास? आरबीआई के पास। वो हमारे अदर डिपॉजिट में इंक्लूड होगा। आगे बात समझ में? चलिए अगला, डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक और द फॉरेन गवर्नमेंट। भैया बाहर की गवर्नमेंट का या बाहर के जो बैंक्स है उनका पैसा कहां पर? हमारे आरबीआई के पास। तो वो भी हमारे अदर डिपॉजिट में आएगा, ठीक है। सिमिलरली जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, इनका जो पैसा होता है ये किसके पास? आरबीआई के पास। वो भी हमारे अदर डिपॉजिट में आएगा। तो 3 चीजें आएगी, नाबार्ड जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा, ठीक है, फॉरेन बैंक्स और फॉरेन गवर्नमेंट का पैसा, और हमारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, उनका पैसा किसके पास? आरबीआई के पास। तीनों को इंक्लूड करेंगे। क्या इंक्लूड नहीं करेंगे? ध्यान समझो, डिपॉजिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री विद द आरबीआई। भाई आरबीआई के पास गवर्नमेंट का पैसा रखा रहता है, ठीक है, वो आप कभी भी इंक्लूड नहीं करोगे किसमें? अदर डिपॉजिट में। दूसरा, जो आपके कॉमर्शियल बैंक्स है उनका पैसा किसके पास? आरबीआई के पास, उसे भी आप इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि ये सप्लायर हो गए मनी के। क्लियर? बहुत बढ़िया, शाबाश। तो 3 चीजें इंक्लूड होगी, 2 चीजें इंक्लूड नहीं होगी। अब अगला टॉपिक आता है नेट डिमांड डिपॉजिट एंड ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट। क्या होता है नेट और ग्रॉस में, क्या डिफरेंस है? ठीक है, डिस्टिंक्शन मे बी ड्रॉन बिटवीन द ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट एंड नेट डिमांड डिपॉजिट विद द कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक के पास जो नेट डिमांड डिपॉजिट है, जो ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट, के बीच में आप डिस्टिंक्शन तो कर सकते हो। ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड द इंटर बैंकिंग क्लेम्स ऑफ वन बैंक अगेंस्ट द अदर। ये एक बैंक को दूसरे बैंक से जो लेना है, ठीक है, ये इसमें इंक्लूड होता है, किसमें? ग्रॉस में। बट नेट में इंटर बैंकिंग क्लेम जो होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते। तो दोनों में अगर डिफरेंस की बात करें तो ग्रॉस में एक बैंक को दूसरे बैंक से जो लेना है या देना है उसे आप इंक्लूड करोगे, ठीक है, उस डिपॉजिट को भी इंक्लूड करोगे, बट नेट में आप उसे इंक्लूड नहीं करोगे। आगे बस समझ में? बहुत बढ़िया। अच्छा ध्यान रखना, हमेशा मनी सप्लाई में केवल नेट को लेते हैं, ग्रॉस को नहीं लेते। चलिए अब आता है टर्म डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मैंने आपको बताया, ठीक है, जब भी आपको जरूरत है आप अपने पैसे को कमर्शियल बैंक से निकाल सकते हो, ठीक है, उसे बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। आप चेक इश्यू करो या फिर जैसे मर्जी मोड से आप अपना पैसा निकालते हो, इसलिए इसको चेकेबल डिपॉजिट भी बोलते हैं, ठीक है भैया, क्लियर। तो पब्लिक का पैसा कमर्शियल बैंक के पास जो वो जब चाहे निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, उसे बोलते हैं क्या? डिमांड डिपॉजिट। अगला है टर्म डिपॉजिट। कुछ डिपॉजिट ऐसे होते हैं जिसमें आप ना एक फिक्स पीरियड के लिए कुछ अमाउंट को कमर्शियल बैंक के पास रख देते हो, वो अमाउंट आप केवल उस पीरियड के बाद ही विड्रॉ कर सकते हो, अपनी डिमांड के अकॉर्डिंगली आप उसे विड्रॉ नहीं कर सकते, वो स्पेसिफिक पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, वो टर्म कंप्लीट हो जाएगा तभी आप विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। आप इसको फिक्स डिपॉजिट भी बोलते हो, है ना, एफडी करने के लिए बोलते हैं ना माँ बाप, भाई पैसे सेव करके एफडी कर लो, ठीक है। चलिए, तो टर्म डिपॉजिट आर ऑलवेज फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जैसे फिक्स डिपॉजिट होते हैं हमारे, ठीक है बेटा। डिमांड डिपॉजिट जो होता है वो कैसे होता है भाई हमारे पास? वो होता है सेविंग अकाउंट या आपका करंट अकाउंट होता है, ठीक है, जो आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। चलिए, अब जो हमारा टर्म डिपॉजिट है, ठीक है, आप इसे विड्रॉ नहीं कर सकते जब आपको जरूरत पड़े, और यहाँ पर क्या है, आप इसको विड्रॉ कर सकते हो। क्लियर बेटा? इजी, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब आता है हमारे पास हु सप्लाइज मनी। मनी सप्लाई कौन करता है? 3 लोग हैं मनी सप्लाई में जिनका इन्वॉल्वमेंट है। पहला तो हमारा सेंट्रल बैंक, हमारा इंडिया में कौन सा है? आरबीआई। दूसरा आता है हमारा कॉमर्शियल बैंक, जो हमारे एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी, ये सारे जो बैंक होते हैं वो होते हैं कॉमर्शियल बैंक से। तीसरी आता है हमारे गवर्नमेंट। ये तीनों मिलकर सप्लाई करते हैं क्या? मनी को पूरी की पूरी इकोनॉमी में, पूरी की पूरी कंट्री में, ठीक है। आरबीआई जो है वो प्रिंसिपल सप्लायर है। आरबीआई जो है वो इशू करता है क्या? करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम है, उसके बेसिस पे आरबीआई जो है करेंसी इशू करता है। अंडर दिस सिस्टम
रिजर्व बैंक मेंटेन अ मिनिमम रिजर्व ऑफ 200 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटी। तो अगर आपको इशू करना है, नोट्स वगैरह इशू करने हैं, तो आपको कुछ अमाउंट जो है वो गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटी के रूप में रखना पड़ेगा, जो मेनली 200 करोड़ होता है, ठीक है। तभी आप उतने करेंसी इशू कर सकते हो, और इसमें से भी आपको 115 करोड़ जो है वो गोल्ड की फॉर्म में ही रखना पड़ेगा, ठीक है। रिजर्व रखने के बाद ही करेंसी इश्यू हो सकती है। अगर रिजर्व का कोई सिस्टम नहीं होगा तो आप जितनी मर्जी करेंसी इश्यू करोगे, कोई रोक तो ना लेगा आपको उसे, तो वहां पे पूरा का पूरा इकोनॉमी जो है वो ठप हो जाएगी, ठीक है बेटा। आगे बात समझ में। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम के हिसाब से आरबीआई जो है वो इशू करता है क्या, करेंसी। चलिए, कमर्शियल बैंक आर द सेकंड सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ मनी सप्लाई। जो कमर्शियल बैंक है वो सेकंड सिग्निफिकेंट सोर्स है किसका, मनी सप्लाई का। सबसे पहले कौन आता है हमारे, प्राइमरी कौन है हमारा, प्रिंसिपल सोर्स है हमारा आरबीआई, उसके बाद आता है हमारे पास हमारे कमर्शियल बैंक, ठीक है बेटा। द सेंट्रल बैंक, द कमर्शियल बैंक डू नॉट हैव अथॉरिटी टू इशू करेंसी, सर आपको पता है, ठीक है। अनलाइक द सेंट्रल बैंक की तरह कमर्शियल बैंक के पास करेंसी इशू करने की अथॉरिटी नहीं है। वो क्या करता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो सप्लाई करता है मनी को, कहां पर भैया, पूरी की पूरी मार्केट में, बाय द वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट। कैसे करता है, डिमांड डिपॉजिट के जरिए, ठीक है। तो दीज डिपॉजिट सर्व एज सप्लाई ऑफ मनी बिकॉज दीज आर चेकेबल डिपॉजिट, पीपल कैन विड्रॉ और ट्रांसफर मनी बाय राइटिंग चेक। मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट कॉल्ड द बैंक मनी, उसको बैंक मनी बोलते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे मनी क्रिएशन कैसे होते हैं, ठीक है, हमारे बैंकिंग वाले टॉपिक में। तो अभी के लिए केवल इतना रखो कि हु सप्लाई मनी, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक एंड हमारी गवर्नमेंट। आई बात समझ में। जो आरबीआई है वो कैसे करती है, करेंसी इशू करके, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो हमारी कमर्शियल बैंक है वो करते हैं कैसे बेटा, आपके मार्केट में फ्लो ऑफ करेंसी को बढ़ाकर, ठीक है। वो कैसे करेंगे आगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये बैंक मनी और हाई पावर्ड मनी क्या होता है बेटा, ये हमारा आखिरी टॉपिक है। बैंक मनी रेफर्स टू द डिमांड डिपॉजिट या चेकेबल डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद अ कमर्शियल बैंक। तो भैया जितना भी पैसा लोगों का किसके पास है, बैंक के पास है, कमर्शियल बैंक के पास, ठीक है। वो भी कौन सा वाला, चेकेबल, कौन सा, डिमांड डिपॉजिट, जो वो जब मर्जी निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं बैंक मनी। इजी। चलिए, अब हाई पावर्ड मनी क्या होता है। हाई पावर्ड मनी में क्या क्या आता है, पहला आता है करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, वो पैसा जो लोगों के पास पड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा, वॉल्ट कैश ऑफ द कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक का वॉल्ट कैश। ये वॉल्ट कैश क्या होता है इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए समझ लो जो आपके कमर्शियल बैंक होते हैं उनको सेंट्रल बैंक के पास कुछ अमाउंट रिजर्व की तरह रखना पड़ता है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, जो हमारे कमर्शियल बैंक है उस रिजर्व के अमाउंट से ज्यादा रख देते हैं किसके पास, कमर्शियल बैंक के पास, तो जो एक्सेस उन्होंने रखा होता है उसको बोलते हैं वॉल्ट कैश, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तीसरा, कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक विद द आरबीआई। मैंने आपको बताया ना, कमर्शियल बैंक को कुछ अमाउंट रखना पड़ता है किसका, टोटल डिपॉजिट का, किसके पास, सेंट्रल बैंक के पास, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व, ठीक है बेटा। तो कैश रिजर्व के ऊपर एक्स्ट्रा कुछ रख दिया उसे बोलते हैं वॉल्ट कैश, और जो लोगों के पास करेंसी है, ठीक है, वो तीनों को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा आपका, हाई पावर्ड मनी बन जाएगी। समझ में आ गया बात। इसको हम मॉनेटरी बेस या बेस मनी भी बोलते हैं इकोनॉमी की। क्लियर हो गया बेटा। यहाँ पर बैंक मनी में केवल क्या आएगा, डिमांड डिपॉजिट, जो पीपल का किसके पास, कमर्शियल बैंक के पास, यहाँ पर करेंसी, साथ में वॉल्ट कैश और कैश रिजर्व जो कमर्शियल बैंक का आरबीआई के पास है, तीनों इंक्लूड होंगे। दैट्स इट फॉर वीडियो। आई होप सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट में बताओ, डाउट्स को सॉल्व कर दिया जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। मनी का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, बैंकिंग को नेक्स्ट पार्ट में वन शॉट में ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है बेटा। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज बिल्कुल इसी तरीके से सिंपली वे में आपको पढ़ाई जाती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।